Welcome to Bio Super Neat classes online. I am Sunil Kumar. The topic for today is human reproduction. तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर हम प्रोसीड करेंगे। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अबाउट 34 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन द न्यूली फॉर्म zygote divides into the two cells. ब्लास्टोमियर इन द फेलिपियन ट्यूब फर्स्ट क्लीवेज। ये कह रहा है फर्टिलाइजेशन होने के जब फेलिपियन ट्यूब के एम्पुलरी वाले रीजन में जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके 34 आवर्स बाद क्या होता है, जाइगोट डिवाइड करता है और 2 सेल्स में बनता है जिसको हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। और ये फेलिपियन ट्यूब के एम्पुलरी वाले रीजन में होता है और इसको हम फर्स्ट क्लीवेज भी कहते हैं। देखिए फर्स्ट क्लीवेज का मीन्स होता है बगैर सेल का साइज ग्रो किए लगातार माइटोसिस का होना। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट कहता है नेक्स्ट डिवीज़न अकर्स इन 40 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो नेक्स्ट डिवीज़न होता है वो 40 आवर्स के बाद होता है। ठीक है, द थर्ड डिविजन्स अकर अबाउट 3 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो थर्ड आपका जो आपका थर्ड डिवीज़न होता है वो आपका कब होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपका थर्ड डिवीज़न होता है। और एट द एंड ऑफ 4th day आफ्टर फर्टिलाइजेशन द एम्ब्रो रीच द यूट्रस। और 4 दिन बाद फर्टिलाइजेशन के 4 दिन बाद एम्ब्रो यूट्रस तक पहुंच जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एम्ब्रो को कौन लेकर आता है यूट्रस तक? फेलिपियन ट्यूब के अंदर कुछ सीलिया फ्लैजिला होते हैं, उनकी हेल्प से एम्ब्रो यूट्रस तक आ जाता है। जैसे ही यूट्रस में आता है तो यूट्रस तक आते आते वो मोरूला बन जाता है और मोरूला इज ए सॉलिड मास ऑफ सेल्स। और मोरूला में 8 से लेकर 16 सेल्स होती हैं, इसको हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। मोरूला मीन्स होता है लिटिल मलबेरी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। जैसा कि आपके आगे एक डायग्राम है, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट के डेवलपमेंट में फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद जाइगोट बना, देन माइटोसिस हुआ तो 2 सेल्ड स्टेज बना, फिर 4 सेल्ड स्टेज बना, फिर 8 सेल्ड स्टेज बना, फिर मोरूला बना, फिर ब्लास्टूला, फिर ब्लास्टोसिस्ट नाम की एक कैविटी बन गई। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट ये आपका नेक्स्ट पॉइंट आ गया। देखिए द क्लीवेज इन मैमिलियन जाइगोट इज होलोब्लास्टिक। जो मैमिलियन जाइगोट होते हैं, मैमिलियन जाइगोट में जो क्लीवेज बनता है उसको हम होलोब्लास्टिक कहते हैं। ओके, हाउ क्लीवेज डिफर्स फ्रॉम नॉर्मल माइटोसिस। ठीक है, क्लीवेज और नॉर्मल माइटोसिस में क्या फ़र्क होता है, तो थोड़ा सा फ़र्क भी हम देख लेते हैं एक बार। क्लीवेज और नॉर्मल माइटोसिस में क्या फ़र्क होता है, तो वेरी शॉर्ट इंटरफेस। ये कह रहा है क्लीवेज में इंटरफेस बहुत छोटा होता है और केवल हमको एस फेज देखने मिलता है। अकर्स ओनली इन जाइगोट और एम्ब्रो। ठीक है, हाई ऑक्सीजन कंजप्शन, इसमें ऑक्सीजन हाई कंजप्शन होता है। ठीक है, साइज ऑफ सेल्स डिक्रीज विद एवरी डिवीज़न। जैसे जैसे डिवीज़न होता है सेल का और डिवीज़न के साथ साथ सेल का साइज भी छोटा होने लगता है और फास्टर डीएनए सिंथेसिस, और डीएनए भी बहुत तेज़ी से बनता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपके लिखा हुआ है इन 64 सेल्स स्टेज ऑफ ह्यूमन एम्ब्रो एक्टिवेट इज फॉर्म्ड इन सेल मास। दिस कैविटी इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट कैविटी और ब्लास्टोसील। नाउ द एम्ब्रो इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट। जो ह्यूमन एम्ब्रो होता है वो 64 सेल्स का होता है। ठीक है, और उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट कैविटी या ब्लास्टोसील। ओके स्टूडेंट्स, द सेल ऑफ ट्रोफोब्लास्ट विच आर इन कॉन्टैक्ट विद द इनर मास ऑफ सेल्स आर कॉल्ड सेल्स ऑफ रॉबर। देखिए जो ब्लास्टोसिस्ट कैविटी होती है, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी के ऊपर कुछ ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती हैं वो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर से चिपक जाती हैं। ठीक है, तो जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती हैं, ठीक है, और उन ट्रोफोब्लास्ट सेल्स
बाहर बाहर जो लेयर होती है उसे हम ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं, और आउट जो इनर लेयर होती है, और इनर लेयर को हम बोलते हैं आपके इनर मास ऑफ सेल। जो इनर मास ऑफ सेल है और ट्रोफोब्लास्ट सेल है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स कुछ अंदर की तरफ होती हैं और अंदर की तरफ कुछ सेल्स इनर मास ऑफ सेल से चिपक जाती हैं, और जो सेल्स चिपक जाती हैं इनर मास ऑफ सेल से उन्हें हम सेल्स ऑफ रॉबर कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मैं समझा देता हूँ, आप देख पा रहे हैं आपके आगे एक डायग्राम है सामने, ये स्क्रीन पर एक डायग्राम देख रहे हैं, ये पूरा एक ब्लास्टोसिस्ट कैविटी का पूरा एक डायग्राम है। ठीक है, इसमें ये ट्रोफोब्लास्ट सेल हैं, ये ऊपर ट्रोफोब्लास्ट सेल हैं स्टिकी नेचर की, अंदर इनर मास ऑफ सेल्स हैं। जो ट्रोफोब्लास्ट सेल हैं वो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स अंदर की ओर, कुछ अंदर की ओर हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, और वो इनर मास ऑफ सेल से चिपक गई हैं। जो सेल्स इनर मास ऑफ सेल से चिपकी हैं उन्हें हम सेल्स ऑफ रॉबर कहते हैं। एग्जाम का कॉमन क्वेश्चन है, कभी भी आपका आ सकता है, इन पॉइंटों को हमेशा याद रखें आप। ठीक है, अब देखिए इम्पोर्टेंट, अब ये देखिए इम्प्लांटेशन अकर्स आफ्टर 7 days फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो इम्प्लांटेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जोना पेलिसुडा रिमेन्स मेंटेन इन मोरूला एंड डिसइंटीग्रेटेड इन ब्लास्टूला, दिस प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रो इन फैलोपियन ट्यूब। ये कह रहा है, देखिए जब जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रो बनता है, और एम्ब्रो के ऊपर जोना पेलिसुडा लेयर होती है। ठीक है, जैसे ही एम्ब्रो आपके यूट्रस तक आता है, तो यूट्रस तक आते आते एक मोरूला स्टेज बन जाती है, और मोरूला स्टेज जब अंदर यूट्रस में बनती है, और यूट्रस में ही मोरूला स्टेज जैसे ही बनती है, तो ऊपर जो जोना पेलिसुडा लेयर होती है वो डिसइंटीग्रेटेड होती है, यानी कि हट जाती है जोना पेलिसुडा लेयर ऑटोमेटिक, और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट सेल्स आ जाती हैं और यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल से चिपक जाती हैं। ठीक है, ये कह रहा है दिस प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रो इन फैलोपियन ट्यूब। यदि जो मैंने अभी प्रोसेस बताई है, यदि मोरूला यदि आपका मोरूला स्टेज यदि फैलोपियन ट्यूब में ही यदि जोना पेलिसुडा लेयर हट जाए, तो वहीं पर ट्रोफोब्लास्ट सेल्स अपना इम्प्लांटेशन कर देंगी, फैलोपियन ट्यूब में ही उसको चिपका देंगी एम्ब्रो को। ठीक है, अब देखिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मीन्स होता है कि जब प्रेगनेंसी जब इम्प्लांटेशन यूट्रस में ना होके कहीं और हो जाए, कहीं और के लिए कोई जगह नहीं है, केवल फैलोपियन ट्यूब में ही चिपकेगा। ठीक है, यदि इसका सीधा अर्थ है, यदि यूट्रस में इम्प्लांटेशन नहीं हो और कहीं और इम्प्लांटेशन हो जाए, तो ऐसी प्रेगनेंसी को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, याद रखिए इस पॉइंट को। चलिए एनसीईआरटी को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कह रहा है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये कह रहा है आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन appear on the trophoblast called chronic villi which are surrounded by the uterine tissue and maternal blood। ये कह रहा है जब ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जब चिपकती हैं यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर से, तो देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेती हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसे कि आपका राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं, राइट हैंड की फिंगर्स को आप बिल्कुल स्ट्रेट कर लीजिए, और बीच में आप देखेंगे तो हर फिंगर्स के बीच में आपको गैप मिलेगा, तो इसको ही हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोलते हैं। जब ट्रोफोब्लास्ट सेल्स चिपकती हैं यूट्रस की एंडोमेट्रियम से, तो सेम इसी प्रकार का रूप धारण कर लेती हैं, और इसको हम बोलते हैं क्रोनिक विलाई हम कहते हैं। ठीक है, और ये क्रोनिक विलाई यूट्राइन टिश्यू से चिपक जाता है। ठीक है, और यूट्राइन टिश्यू भी सेम इसी प्रकार से, जैसे आपका राइट हैंड साइड का हैंड की फिंगर्स को स्ट्रेट कर लीजिए, और लेफ्ट हैंड साइड की फिंगर्स को आप स्ट्रेट कर लीजिए, और दोनों को आप जोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है ये, द क्रोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेशन विद ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ये कह रहा है, देखिए जो क्रोनिक विलाई है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेती है, जिसको हमने क्रोनिक विलाई बोला। ठीक है, और यूट्राइन टिश्यू आपका लेफ्ट हैंड लीजिए, उसकी भी फिंगर्स को
लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को बिल्कुल स्ट्रेट कर लीजिए, बीच में गैप हो जाएगा। अब दोनों राइट और लेफ्ट हैंड की फिंगर को आप जोड़िए, तो उस जोड़ने को हम बोलते हैं इंटर डिजिटेशन। जब क्रोनिक वेलाई और यूट्राइन टिश्यू आपस में जुड़ जाते हैं सेम इसी प्रकार से, तो उसको हम तो वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाते हैं, ठीक है, एम्ब्रो और आपके मदर्स के बीच में, ठीक है, बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रो फीटस एंड मैटरनल बॉडी कॉल्ड प्लासेंटा। अब देखिए प्लासेंटा इज ए कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड बेबी। जो प्लासेंटा होता है वो मदर और बेबी के बीच की एक कनेक्टिंग लिंक होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये आपका शिशु है, ये आपका चाइल्ड है, ठीक है, और ये देखिए ये प्लासेंटल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये देखिए जैसे मैंने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बताया था सेम वैसे ही ये बनी हुई हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। डायग्राम देख के अब आपको अच्छी तरह से समझ में बात आ रही होगी कि सर ने हमको कैसे समझाई है बात, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या कह रहा है, द प्लासेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ। जो प्लासेंटा का देखिए काम क्या क्या होता है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रो एंड आल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीशन वेस्टेज मटेरियल प्रोड्यूस बाय द एम्ब्रो। जो प्लासेंटा का काम होता है वो ऑक्सीजन देना शिशु को, न्यूट्रिशन देना, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना, एक्सक्रीशन वेस्टेज को बाहर निकालना, ये सारे काम होते हैं प्लासेंटा के। द प्लासेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फॉर्म द एम्ब्रो। ये कह रहा है जो प्लासेंटा जो जुड़ा हुआ होता है एम्ब्रो में, जो प्लासेंटा एम्ब्रो में जुड़ा होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जुड़ा हुआ होता है प्लासेंटा। याद रखिए इस बात को, यदि कोई पूछे प्लासेंटा कैसे जुड़ा होता है एम्ब्रो में, तो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जुड़ा होता है प्लासेंटा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए the placenta also act as an endocrine tissue and produce several hormones like human chronic gonadotrophin, जिसको शॉर्ट में हम HCG बोलते हैं, ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजन जिसको हम HPL बोलते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इन द लेटल फेज ऑफ प्रेगनेंसी ए हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज आल्सो सीक्रेटेड बाय द ओवेरी। ये कह रहा है देखिए आपका जो प्लासेंटा है वो एंडोक्राइन के भी समान व्यवहार करता है। जो प्लासेंटा है वो एंडोक्राइन के भी समान व्यवहार करता है, और जो ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन है ये कौन रिलीज़ करता है, प्लासेंटा रिलीज़ करता है। जो ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन है ये प्लासेंटा रिलीज़ करता है। इसका काम क्या होता है, देखिए जब महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो उस वक्त उसको अपने को ये पता लगाना होता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। 1 महीने बाद वो पता लगाती है मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं, क्योंकि जब सेकंड मेंसेस नहीं आते तो उसको डाउट होता है कि मैं क्या हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उसको जब उसको कंफर्मेशन करनी होती है तो मार्केट में कई सारी किट अवेलेबल हैं, तो वो किट लेके आती है, ठीक है, और किट पर अपने यूरिन की बूंद डालती हैं। यदि 1 बूंद आती है तो समझ लीजिए नेगेटिव है, प्रेगनेंसी नहीं है। यदि 2 बूंद आती हैं, यदि 2 लाइनें आती हैं तो समझ लो प्रेगनेंसी है। 1 पर नहीं है प्रेगनेंसी, 2 लाइन पर प्रेगनेंसी है। तो देखिए जो ये स्पेशली ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन जो हार्मोन है ये केवल प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर ही होता है, और ये जो हार्मोन है ये हार्मोन यूरिन के थ्रू पास होता है फीमेल में, जिससे आप पता लगा पाते हैं कि फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं। अब ये रिलैक्सिन हार्मोन की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था मेल का पेल्विस छोटा होता है, फीमेल का पेल्विस बड़ा होता है, और वहाँ से बर्थ कैनाल निकल रही होती है, शिशु का वहाँ से जन्म होता है। तो जब शिशु की जब डिलीवरी होती है तो उस वक्त ये रिलैक्सिन हार्मोन ओवेरी से निकलता है, और आपके फीमेल का जो पेल्विस है उसके आसपास की जो मसल्स है उनको स्मूथ कर देता है, ताकि बच्चे की डिलीवरी आसानी से हो सके। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या आता है आपके, देखिए नेक्स्ट पॉइंट और देख लेते हैं। ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन को और डिटेल में देख लेते हैं। ये ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन सीक्रेटेड बाय ट्रोफोब्लास्ट। अब देखिए जो प्लासेंटा है शिशु का, उस प्लासेंटा के अंदर ट्रोफोब्लास्ट सेल भी प्रेजेंट होती हैं, और यही सेल रिस्पॉन्सिबल होती हैं ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन को निकालने में।
ह्यूमन के प्लासेंटा में क्या होता है, आपके ह्यूमन का जो प्लासेंटा में कुछ ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती हैं। वो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स ह्यूमन क्रोनिक गोनोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करती हैं। हैव प्रॉपर्टी सिमिलरिटीज टू LH, इट टेक द जॉब ऑफ प्यूटेटरी LH ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब देखिए, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन कार्पस लूटियम एंड स्टिमुलेटेड इट टू सीक्रेटेड प्रोजेस्टेरोन। देखिए, जो कार्पस लूटियम होता है वो क्या करता है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसको मेंटेन करने का काम करता है। यदि एंडोमेट्रियम लेयर अगर गिर गई तो पूरा हमारा एम्ब्रो नीचे गिर जाएगा और मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो एंडोमेट्रियम लेयर को संभालने का काम प्रोजेस्टेरोन करता है, और प्रोजेस्टेरोन को कौन रिलीज करता है, कार्पस लूटियम हार्मोन। ओके स्टूडेंट्स, तो इट आल्सो प्रिवेंट मेंसेस को भी रोकने का काम करता है। ड्यू टू हाई प्रोजेस्टेरोन द म्यूकस, ये क्या कह रहा है, देखिए, म्यूकस सीक्रेशन इंक्रीज इन द सर्वाइकल डक्ट ए प्रोटेक्टिव प्लग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखिए, जब प्रोजेस्टेरोन हाई मात्रा में रिलीज होता है तो उस वक्त यूट्रस से कुछ गाढ़े कुछ पदार्थ निकलते हैं, और वो गाढ़े पदार्थ सीधे सर्विक्स के नीचे जाके जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको हम सर्वाइकल प्लग कहते हैं। और ये सर्वाइकल प्लग का होना ज़रूरी होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि बाहर से कोई भी स्पर्म ना आ सके, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो सके एम्ब्रो को। ओके, तो ये सर्वाइकल प्लग जो गायनिकोलॉजिस्ट होती हैं वो प्रेग्नेंट फीमेल में चेक करती हैं सर्वाइकल प्लग को। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इट इम्प्लांटेशन अकर्स ए पोर्शन ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस बिकम मॉडिफाइड, इट आल्सो कॉल्ड डेसिडुआ। द डेसिडुआ इज सेड व्हेन फीटस इज डिलीवर्ड। देखिए, डेसिडुआ मीन्स होता है किसी चीज़ का टूटकर गिर जाना। तो देखिए, जब शिशु की जब डिलीवरी होती है, शिशु बाहर होता है, तो क्या होता है, जो प्लासेंटा होता है, प्लासेंटा का कनेक्शन मदर से टूट जाता है, तो उसको हम डेसिडुआ कहते हैं। ओके, अब देखिए, प्रेगनेंसी टेस्ट मैंने आपको बताया, उसके लिए ह्यूमन क्रोनिक गोनोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होता है और ये यूरिन में होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट मैं आपसे बात करता हूँ। टर्म एम्ब्रो और टर्म फीटस हम कब यूज़ करते हैं। जो टर्म एम्ब्रो है ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारा फीटस जब 2 महीने का होता है, उस वक्त हम टर्म एम्ब्रो वर्ड यूज़ करते हैं। और जब 2 महीने से ऊपर का हमारा एम्ब्रो हो जाता है तब हम फीटस वर्ड यूज़ करते हैं। कई बच्चों को एम्ब्रो और फीटस वर्ड नहीं पता कब कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है, तो याद रखिए, एम्ब्रो वर्ड हम यूज़ करते हैं जब 2 महीने का बच्चा होता है, उस वक्त हम एम्ब्रो वर्ड यूज़ करते हैं। 2 महीने से ऊपर बच्चे के लिए हम फीटस वर्ड का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट मैं आपके आगे दिखा देता हूँ। लेट अस रिमेंबर दैट ह्यूमन क्रोनिक गोनोट्रोपिन रिलैक्सिन प्रोड्यूस इन वुमेन्स ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान ही ये हार्मोन निकलते हैं। मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ। ओके, देखिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इन एडिशनल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन लाइक ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन etc आर इंक्रीज्ड सेवरल फोर्स इन द मैटरनल ब्लड। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान ये सारे हार्मोन्स भी निकलना ज़रूरी होता है। ठीक है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन्स is essential for supporting the fetal's growth, metabolic changes in the mother and maintain of pregnancy। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान जब फीमेल्स में जब मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं उनमें भी ये हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं, और फीटल की ग्रोथ में भी ये हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास एम्ब्रो डिफरेंशिएशन इन टू एन आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म, फिर एंडोडर्म, मीजोडर्म। देखिए, जो इनर मास सेल जब डेवलप हो रहा होता है तो उस वक्त एक बाहर लेयर बनती है एक्टोडर्म, फिर एंडोडर्म और मीजोडर्म। मीजोडर्म बीच की लेयर होती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है ये देखिए, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आपका These 3 layers give rise to all tissue organ in adult। ये 3 लेयर आपके सभी ऑर्गन्स बनाने में रोल प्ले करती हैं। अब ये स्टेम सेल्स क्या होता है, जब आपकी ये इनर मास ऑफ सेल्स, ये आपकी इनर मास ऑफ सेल्स जब आपकी डेवलप हो रही होती है
तो उसमें क्या होता है, स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं और इन स्टेम सेल्स को निकाल के आप लेबोरेटरी के अंदर ऑर्गन्स को आप बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए गैस्ट्रुएशन का मीन्स क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट कैविटी होती है इसका ट्रांसफॉर्म हो जाना गैस्ट्रुला में, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रुरेशन। याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। अब देखिए मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स का मीन्स क्या होता है, जो जर्माइनल लेयर, ये देखिए जर्म लेयर फॉर्मेशन, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स का मीन्स होता है जर्म लेयर का फॉर्मेशन, उसको हम मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए फर्टिलाइजेशन हुआ, देन जाइगोट बना, क्लीवेज हुआ, ब्लास्टुला बना, फिर ब्लास्टोसील कैविटी बनी, फिर आपका गैस्ट्रुलेशन पीरियड हुआ, फिर आपके ब्लास्टोसील में एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म लेयर बनने लगी। ओके स्टूडेंट्स, सेम वही चीज़ यहाँ पर है, जाइगोट बना, क्लीवेज हुआ, फिर क्लीवेज हुआ, ब्लास्टोसील बना, ये गैस्ट्रुलेशन हुआ, फिर गैस्ट्रुला बना, फिर आपके धीरे धीरे पूरी प्रोसेस होने लगी, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट क्या कह रहा है आपका, ये पॉइंट, द स्पेस बिटवीन इपीब्लास्ट सेल्स गिव राइज टू एक्टोडर्म एंड ट्रोफोब्लास्ट एमनोटिक कैविटी, इट इज फिल्ड विद एमनोटिक फ्लूइड। ये कह रहा है जो इपीब्लास्ट सेल्स हैं वो एक्टोडर्म लेयर को बनाती हैं, जो इपीब्लास्ट सेल्स होती हैं वो एक्टोडर्म मेम्ब्रेन को बनाती हैं, और इपीब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट सेल्स के बीच में एक गैप होता है, इपीब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट सेल के बीच में गैप होता है जिसको हम एमनोटिक कैविटी बोलते हैं, और इस एमनोटिक कैविटी के अंदर एमनोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, इन ह्यूमन एम्ब्रो एंडोडर्म डेवलप फर्स्ट, पहले एंडोडर्म बनती है, देन एक्टोडर्म, उसके बाद मीजोडर्म लेयर बनती है, ये कह रहा है आपकी बात, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ह्यूमन प्लासेंटा को हम क्रोनिक प्लासेंटा भी हम कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस बात को आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। ये कह रहा है देयर आर 4 फीटल मेम्ब्रेन इन ग्रोइंग एम्ब्रो। जो एम्ब्रो होता है, एम्ब्रो का जो प्लासेंटा होता है, एम्ब्रो का जो प्लासेंटा होता है उसमें 4 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। वो 4 मेम्ब्रेन आपके आगे लिखी हुई हैं। ह्यूमन के प्लासेंटा में 4 मेम्ब्रेन होती है। फर्स्ट मेम्ब्रेन कोरियन होती है, सेकंड एमनियन होती है, थर्ड एलेंटियोस होती है, फोर्थ यॉक सेक होती है, ठीक है। जो कोरियन मेम्ब्रेन होती है, ये कोरियन मेम्ब्रेन एम्ब्रो को घेरती है। एमनियन मेम्ब्रेन ये एम्ब्रो के क्लोज कांटेक्ट में होती है। फिर यॉक सेक मेम्ब्रेन, ये और यहीं से यॉक सेक मेम्ब्रेन से ही ब्लड का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन में क्या होता है, ये कोरियन है, ये कोरियन मेम्ब्रेन यहाँ पर दिखाई दे रही है, फिर ये एमनियन, फिर एम्ब्रो आपको दिखाई दे रहा है, फिर एलेंटियोस मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है, फिर यॉक सेक आपको दिखाई दे रहा है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये क्रोनिक विलाई है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ठीक है। ह्यूमन प्लासेंटा, फिटल पार्ट, क्रोनिक, मैटरनल प्लासेंटा, डेसिडुअल बेसल, जो हीम कोरियल प्लासेंटा, देखिए ये क्या कह रहा है, हीम कोरियल प्लासेंटा, यानी कि हीम कोरियल प्लासेंटा, ह्यूमन का जो प्लासेंटा होता है उसको हम हीम कोरियल प्लासेंटा कहते हैं, क्योंकि ये ब्लड में डूबा हुआ होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको हीम कोरियल प्लासेंटा कहते हैं। मेटाडिस्कोइडल प्लासेंटा भी होता है, ये डिस्क के समान प्लासेंटा होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए HPL ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, ये ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन फीमेल की मेमोरी ग्लैंड के ऊपर वर्क करता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ओके, इसको हम मॉडर्न लैंग्वेज में ह्यूमन क्रोनिक सोमेटो मेमोट्रोफिन हार्मोन भी कहते हैं। ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन को हम मॉडर्न लैंग्वेज में ह्यूमन क्रोनिक सोमेटो मेमोट्रोफिन भी कहते हैं। स्टिमुलेटेड द ग्रो ऑफ मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब देखिए ये रिलैक्सिन हार्मोन भी मैं आपको बता चुका हूँ, ओवेरी से सीक्रेशन ओवेरी से निकलता है और कहाँ काम करता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
देखिए व्हाट आर द मेजर फीचर ऑफ एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। मेजर फीचर क्या होते हैं? मेजर फीचर जैसे कि हार्मोन्स का निकलना, ठीक है, और हार्मोन्स में चेंजेस होना, ये मेजर फीचर होते हैं प्रेगनेंसी के। और प्रेगनेंसी 9 मंथ की होती है ह्यूमन की, ठीक है स्टूडेंट्स। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके आगे डिस्कस करता चल रहा हूँ। देखिए इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रो हार्ट इज फॉर्म। देखिए 1 महीने के बाद जब एम्ब्रो 1 महीना होता है, एम्ब्रो 1 महीने का होता है, उसके बाद 1 महीने के बाद एम्ब्रो का हार्ट बन जाता है, ठीक है। द फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ग्रोइंग फीटस में बी नोटिस बाई लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। जब 1 महीने का जब 1 महीने का एम्ब्रो होता है, उसके बाद हार्ट बनता है 1 महीने बाद, तो क्या होता है, डॉक्टर चेक करने के लिए फीमेल्स की बेली पर स्टेथोस्कोप लगा के चेक कर लेते हैं। और 2 महीने बाद द सेकेंड मंथ, 2 महीने के बाद क्या होता है, फीटस का क्या होता है, लिम्स का डेवलपमेंट हो जाता है। यानी कि एम्ब्रो के 2 महीने के बाद क्या होता है, फीटस के हाथ और पैर बनना शुरू हो जाते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए क्या लिखा हुआ है आपके आगे पॉइंट में, साफ साफ आप लोग देख सकते हैं। गर्भ में 1 महीने का शिशु कितना विकसित होता है, तो देखिए साफ साफ बना हुआ है। 1 महीने का एम्ब्रो है, ये हार्ट बना हुआ है, ये 2 महीने बाद ये लिम्स बन गए, हाथ पैर। ये 1 मंथ से लेके 9 मंथ तक का ये पूरा प्रोसेस आपको फीमेल में दिखाई दे रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ सब चीज़ें क्लियर आपकी होती चल रही हैं, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 12 वीक फर्स्ट ट्राइमेस्टर मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल द लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप। देखिए बाद में 3 से 4 महीने में सभी जेनाइटल ऑर्गन्स बन जाते हैं और फर्स्ट मूवमेंट फीटस का आपको 5वें महीने में दिखाई देता है, ठीक है। और 5वें महीने में ही शिशु के हेड पर हेयर्स आ जाते हैं, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स एंड ऑफ सेकेंड ट्रीमेस्टर द बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर्स, आई लेट सेपरेटेड एंड आई लेसेस आर फॉर्म। देखिए फिर आपके 5 महीने में क्या होता है, हेयर्स आ जाते हैं हेड पर, आईज सेपरेट हो जाती हैं और आईज के ऊपर भी हेयर्स आ जाते हैं, ठीक है। ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती हैं। बाय द एंड ऑफ 9 मंथ में क्या होता है, डेवलपमेंट एंड रेडी टू डिलीवर। फीटस का डेवलपमेंट हो जाता है 9 मंथ में और वो डिलीवरी के लिए रेडी होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए टेरिटोजन का मीन्स होता है, टेरिटोजन मीन्स होता है वो केमिकल होते हैं टेरिटोजन जो आपके एम्ब्रो को ख़राब कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल ने सिंपल सी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक ले ली तो फीटस के नेल्स चले जाएंगे। लीवोफ्लॉक्सिन मेडिसिन ले ली तो उसकी आइस पर इफेक्ट आ जाएगा। और यदि अगर ये थैलेडोमाइड नाम की मेडिसिन ले ली तो क्या होगा, मास ऑफ क्लस्टर, जो फीटस है वो एक मांस के गुच्छे के समान बनेगा, केवल एक हार्ट दिखाई देगा। तो इसलिए जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं उनको कोई भी बगैर डॉक्टर की सलाह के कोई मेडिसिन ना दी जाए, नहीं तो भयंकर साइड इफ़ेक्ट होने का असर रहता है। इसलिए गायनिकोलॉजिस्ट भी बहुत सोच समझकर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती हैं। बहुत फीमेल जो प्रेग्नेंट होती है उसको केवल 5% मेडिसिन दी जाती है सोच समझ के। अब देखिए CRHC कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीज हार्मोन, ये जो कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन होता है ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक के समान काम करता है। कैलकुलेट द टाइमिंग ऑफ प्रेगनेंसी, जो हम लोग तो मंथ गिन लेते हैं कितने मंथ का बच्चा हो गया, लेकिन बॉडी के अंदर भी एक हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी को गिनता है कितने महीने की हो गई। यदि 9 मंथ की कंप्लीट हो गई तो वो ब्रेन को सीधे इंडिकेट करता है और ब्रेन सीधे ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करता है और वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूट्रस की मसल्स पर जाके वर्क करता है, यूट्रस को तेज कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, पार्टुरेशन एंड लैक्टेशन, ठीक है। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ विच इज कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड। जब 9 मंथ की प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉजेज एक्सपल्सन डिलीवरी ऑफ द
फीटस। देखिए जब जब बच्चा बाहर निकलने को होता है तो विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, बहुत तेज तेज कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, ठीक है, फीटस की डिलीवरी के लिए। जब फीटस की डिलीवरी होती है, जब चाइल्ड बर्थ होता है, उस प्रोसेस को हम पार्टुरेशन कहते हैं। ओके, पार्टुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। आपको मैंने बताया था बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, उसके अनुसार हमारा हार्मोन, ठीक है, कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन एक एक दिन समय महीने गिनता है, ठीक है, बॉडी के अंदर, बॉडी अपने सिस्टम में, वो बॉडी के सिस्टम का हिस्सा होता है और वो ब्रेन को इंड्यूस करता है, ब्रेन ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करता है, यानी कि न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम भी काम करता है। ठीक है, ये जो वर्ड है जो मैंने समझाया है ये वही बात लिखी हुई है, पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप चाहें तो पॉज करके देख लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करता हूँ। दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। आपको एक बार बता चुका हूँ ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूट्राइन मसल्स एंड कॉजेज स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सीक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। देखिए जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो किस पर काम करता है, यूट्राइस की मसल्स पर काम करता है और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन में अपना रोल प्ले करता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सीक्रेशन कंटिन्यूस रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। जो तेज तेज कॉन्ट्रैक्शन करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण, ठीक है। द लीड्स टू एक्सपेंशन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू आउट द बर्थ कैनल पार्टुरेशन, और बच्चे का जन्म हो जाता है। बच्चे के जन्म को हम बोलते हैं पार्टुरेशन। ओके स्टूडेंट्स, soon after the infant is delivery the placenta is also expelled out of the uterus। जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चा बाहर आता है, तो साथ साथ प्लासेंटा का कनेक्शन टूट कर मदर से वो भी प्लासेंटा बाहर आ जाता है। What do you think the doctors inject to induce delivery? जब डिलीवरी नहीं होती है तब डॉक्टर क्या करते हैं कि ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं और कॉन्ट्रैक्शन के लिए। द मेमोरी ग्लैंड्स of the female undergo differentiation during pregnancy and start producing milk towards the end of pregnancy by the process called lactation। जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद माँ का दूध, जो मिल्क प्रोडक्शन है फीमेल का, वो मिल्क का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। उस मिल्क प्रोडक्शन को हम बोलते हैं लैक्टेशन। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यूबॉर्न बेबी, और जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको मदर के ऊपर फीड कराना चाहिए। अब देखिए, द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम विच कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबी। ये कह रहा है, देखिए जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म के बाद बच्चे को माँ का दूध देना चाहिए, मदर मिल्क पर उसे रखना चाहिए एक्सक्लूसिवली, क्योंकि जो 3 से 4 दिन का जो मदर मिल्क होता है उसमें एंटीबॉडीज़ होते हैं और बच्चों के लिए वो लाभदायक होते हैं, उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम। ओके स्टूडेंट्स, जब बच्चे के जन्म के बाद कोई गंगा जल नहीं, कुछ नहीं, किसी भी प्रकार का, सीधे मदर मिल्क पर ही हमें रखना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप ए हेल्थी बेबी। देखिए बिना डॉक्टर की सलाह के आपको कोई भी चीज़ नहीं देनी है बच्चे को, ठीक है, नहीं तो कुछ भी बच्चे को हो सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं लेक्चर को मैं समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय, बाय बाय।